हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज सॉलिड स्टेट का 6 लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने लैटिस के बारे में देखा था। हमने दो टाइप के लैटिस बताया, स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस। साथ में हमने बेसिस टर्म देखी थी कि बेसिस किसको बोला जाता है, मतलब नथिंग बट द पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स को ही हम बेसिस बोलते हैं। और कब उसको बेसिस बोलते हैं? जब उस पार्टिकल्स को हम लैटिस पॉइंट के ऊपर अरेंज करते तब उसको हम बेसिस बोलते हैं। ठीक है, और उस बेसिस की वजह से पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी देखे थे। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट इज अ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड हमने देखा था बॉडी सेंटर यूनिट सेल। थर्ड देखा था हमने फेस सेंटर यूनिट सेल। फोर्थ वन इज़ द बेस सेंटर यूनिट सेल एज पर योर बुक के अकॉर्डिंग उसको हमने बेस सेंटर यूनिट सेल बोला है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उस बेस सेंटर को ही क्या बोलते हैं? एंड सेंटर बोलते हैं। और इसके प्रीवियस वाले बुक में भी एंड सेंटर ही दिया था, बट अभी ये टर्म चेंज करके दी, इट्स अ स्टैंडर्ड टर्म। ठीक है, बस ये डिफरेंस है कि एनसीईआरटी में उसको एंड सेंटर बोलते हैं, जो हमारे प्रीवियस बुक में भी था। ये इस टर्म को भी चेंज कर दिया, इट इज़ कॉल्ड एज अ बेस सेंटर, बट बनाना द सेम थिंग। उसको बेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड भी बोलते हैं। ऐसे 4 टाइप के हमने यूनिट सेल देखे थे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ लैटिस। क्योंकि हमने लैटिस ये टर्म देखी थी, आपको पता होगा कि लैटिस में मैंने क्या कहा था कि इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस इन 3 डायमेंशन, या फिर ज्योमेट्रिकल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड एज अ, और वो भी कहाँ पे? इन 3 डायमेंशन में। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, सॉरी, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स in regular manner in 3 dimension is called as a लैटिस। बराबर है, ये हमने डेफिनेशन बताई थी। मतलब हम पॉइंट का अरेंजमेंट कहाँ पे करते हैं? स्पेस में, और वो भी कैसे? 3 डायमेंशनली उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अभी 3 डायमेंशन क्या है, अरेंजमेंट एग्जैक्टली कैसे होता है, तो ये हमें देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ पहले कि 1D कैसे था। 1D मतलब 1 डायमेंशनली हम पॉइंट्स को कैसे अरेंज करें। अभी हम डायरेक्टली पॉइंट्स बोलने के बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्रिस्टल लैटिस देख रहे हैं, क्योंकि हमें क्रिस्टल की स्टडी के तो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड देखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे, मतलब हम पॉइंट्स को अरेंज करने के बाद डायरेक्टली उसमें पार्टिकल्स को रख देंगे। और हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है वो कैसा है? स्पेरिकल शेप का है। और सारे पार्टिकल्स, मतलब चाहे वो एटम से बना हो, चाहे वो आयन से बना हो, या फिर चाहे मॉलिक्यूल से बना हो, तो सारे मॉलिक्यूल, सारे एटम, सारे आयन्स ये आइडेंटिकल है। अगर सपोज मैंने कहा कि एटम से बना हुआ सॉलिड है, तो एटम सारे आइडेंटिकल साइज के हैं। तो अगर मैंने एक एटम को स्पेरिकल शेप लिया तो वैसा ही आइडेंटिकल स्पेयर हम दूसरे पार्टिकल के भी लेंगे। मतलब जितने पार्टिकल्स उसमें इंक्लूड रहेंगे वो सारे पार्टिकल स्पेरिकल शेप के, वो भी आइडेंटिकल रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो हमें क्रिस्टल लैटिस बनाना है। तो क्रिस्टल लैटिस के लिए हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर हम एटम कंसिडर करें, या फिर आप आयन भी ले सकते हो, या फिर हम मॉलिक्यूल भी ले सकते हो। पर सपोज मैंने एटम को कंसिडर किया, और सारे एटम्स हम वहाँ पे इंक्लूड करेंगे। वो सारे एटम एक जैसे है, आइडेंटिकल है, उसका साइज, शेप सब एक जैसा है, इवन रेडियस भी उसकी एक जैसी ही रहेगी। तो आइडेंटिकल साइज के हम पार्टिकल्स रहेंगे, एंड पार्टिकल को हम यहाँ पे स्पीयर के जैसे दिखाएंगे, मतलब स्पेरिकल शेप का एटम है, वो हम ऐसे शो करेंगे। तो अगर हमें उसको 1D में अरेंज करना है, मतलब 1 डायमेंशनली उसको अगर अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? सपोज ये हमारा एक पार्टिकल, ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा, हम उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं। आपको जितने पार्टिकल्स अरेंज करें आप उतने अरेंज, सपोज मैंने इतने अरेंज कर दिए। ठीक है, एक और एक अरेंज कर देते। तो हमने सारे पार्टिकल्स को क्या किया? एक के बाजू में, एक के बाजू में, एक के बाजू में अरेंज किया। मतलब एक सेंटर में, अगर कोई भी हम एक सेंटर का स्पीयर कंसिडर करें, उसके बाजू में हमें 2 ही स्पीयर दिखेंगे। ठीक है, तो ये कैसा अरेंजमेंट है? 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में सारे पार्टिकल्स को हम एक सीधे लाइन में अरेंज करेंगे, लीनियर मैनर में अरेंज करेंगे, अलॉन्ग द ओनली 1 एक्सिस ही उसको अरेंज करेंगे। तो उस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं 1 डायमेंशन। समझ में आया? सारे एटम्स को हम आइडेंटिकल साइज के लेंगे, वो भी स्पेरिकल शेप के लेंगे। ठीक है, और सारे पार्टिकल्स को एक सीधे लाइन में, लीनियर मैनर में, एक लीनियर एक्सिस में, एक के बाजू में, एक के बाजू में रख के लीनियरली उसको अरेंज करें। तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं 1 डायमेंशन अरेंजमेंट। ठीक है, और उसमें हमें क्राइटेरिया अगर स्टडी करना है, या फिर हमें कोई पैरामीटर स्टडी करना है इस अरेंजमेंट में, तो हम एक ही पैरामीटर स्टडी कर सकते हैं इसमें, कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि इसमें एक ही टर्म मिलेगी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे, फिर दूसरा तीसरे से कितने डिस्टेंस पे है। और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल शेप के, तो सबके बीच का डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा। जितना डिस्टेंस 2 पार्टिकल के बीच में, उतना ही डिस्टेंस दोनों के बीच में, उतना ही दोनों के बीच में, मतलब दोनों
तो एडजेसेंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। सपोज मैंने कंसिडर किया कि वो ए है, तो सारे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ए रहेगा। और पार्टिकल कैसे अरेंज है, सभी एक के बाजू में एक लीनियर मैनर में एक सीधे लाइन में अरेंज है। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस भी रह सकता है, अलॉन्ग द वाई या फिर अलॉन्ग साइड भी रह सकता है, बट एक सीधे लाइन में रहेगा। देन उसके बाद 2D किसको बोलेंगे, अगर हमें 2D का अरेंजमेंट देखना है तो इट्स सिंपल। 2D मतलब क्या, टू प्लेनर ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन मतलब क्या, उसकी ज्योमेट्री कैसे रहेगी, प्लेन, एक पूरा प्लेन बनाएगी। मतलब हम पहले पार्टिकल्स को क्या करेंगे, वन डायमेंशनली अरेंज। सपोज ये आपका एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा, आप कितने भी कर सकते हो। फिर ये वन डायमेंशन हो गया। फिर इसके नीचे हम दूसरी लेयर रखेंगे, ठीक है, उसके नीचे फिर से वन डायमेंशन की लेयर रखेंगे, ठीक है, उसके नीचे फिर से एक वन डायमेंशन की लेयर रखेंगे। वो भी, अब मेरे स्पेरिकल शेप थोड़े छोटे बड़े हो गए, तो आप देखना सभी जो स्पेयर हमें कंसिडर क्या करना है, सबका शेप कैसा है, आइडेंटिकल। एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ अच्छे से, ठीक है। छोटे छोटे बड़े आप देख लेना, लेकिन साइज़ कैसे उसका एक आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल स्पीयर्स है, और सबका शेप और सबका साइज़ कैसा है, एक जैसा है। और ये एक प्लेन बन है, जैसे हमारे बुक का प्लेन होता है, ठीक है, वैसे ये क्या हो गया, जैसे हमारे घर की टाइल्स है तो एक पूरा प्लेन है। तो ये 2D प्लेन अरेंजमेंट है। मतलब हमारे घर की टाइल्स जो है, इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन। तो ये 2 डायमेंशन एग्जाम्पल है। मतलब जब हम वन वन डायमेंशन के लेयर्स को, सेवरल लेयर्स को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को लेके एक के बाद एक के बाद एक के बाद अरेंज करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 डायमेंशन। जैसे आपको पता होगा अंडे की ट्रेस, अंडे के ट्रे, एग्स के जो ट्रेज होते हैं ना, उसको हम एक ट्रे लेते हैं, फिर उसके नीचे दूसरा ट्रे, फिर दूसरा। एक्चुअली वो लेयर, वो 2D नहीं है, इट्स 3D, ठीक है। तो ये जो है, ये वन डायमेंशन था जिसमें पार्टिकल को एक सीधी लाइन में अरेंज किया। फिर हमने 2D में क्या किया कि ऐसी वन डायमेंशन की बहुत सारी लेयर्स ली, और उस लेयर को पहले ये लेयर ली, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर रख दी, उसके नीचे फिर तीसरी लेयर रख दी, इसके नीचे चौथी। ऐसे हम 1D की बहुत सारी लेयर्स को एक साथ रखेंगे तो एक कंप्लीट प्लेन बनेगा। तो इट्स कॉल्ड एज अ 2D, ठीक है। और अब इसमें कितनी प्रैक्टिस दिखेंगे हमें, इसके बीच का डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा कितना है। सपोज ये ए, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, वो भी हमें निकालना पड़ेगा, तो वो बी रहेगा, ठीक है। और साथ में इनके बीच में कितने का एंगल है वो भी हमें निकालना। तो हमारे 2 क्राइटेरिया देखना पड़ता है। यहाँ पे हमें एक ही क्राइटेरिया देखना था, उसकी 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इट्स अ पैरामीटर, ठीक है, कि हमने उसका आर्ग्यूमेंट कैसे किया है, कौन से बेसिस पे किया, तो उसके लिए हमें पैरामीटर निकाला ए। यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर लगेंगे, एक ए बी लगेगा, दूसरा पैरामीटर बी लगेगा, और 2 इसके डिस्टेंस के बीच में हमें कितने का एंगल है अल्फा, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2D। अब 3D कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी अभी एग्जाम्पल बताया थोड़ी देर के पहले। तो वो 3D का एग्जाम्पल था कि जो एग्स के ट्रेज होते हैं, जो हम दुकान में एग के ट्रे देखते हैं, एग्स के ट्रे कैसे होते हैं, तो पहले एक पूरा प्लेन जिसमें बहुत सारे अंडे होते हैं, जैसे ये एक का ट्रे है, फिर इसके एग्जैक्टली नीचे दूसरा ट्रे रखेंगे, ऐसा ही। मतलब जैसे ये एक लेयर होगी, सॉरी, ये एक लेयर होगी 2D की, ठीक है। फिर ये हम दूसरी लेयर लेंगे 2D की, ये वन लेयर, इट्स अ वन लेयर ऑफ 2D। ये सेकेंड लेयर ऑफ 2D, ये भी 2D की सेकेंड लेयर है। इस लेयर को एग्जैक्टली उठा के इसके ऊपर रखेंगे, जैसे इंडिकेट होते, एक ट्रे के नीचे दूसरा ट्रे, दूसरे ट्रे के नीचे तीसरा ट्रे, तीसरे के नीचे होता है, ऐसे एक के ऊपर एक ट्रे रखते जाते हैं। यहाँ पे भी 2D की आपको बहुत सारे लेयर्स लेनी है, तो एक लेयर उसके ऊपर, दूसरी लेयर उसके ऊपर, तो ऐसे रखते जाएंगे, एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, ऐसे एक के ऊपर एक 2D की लेयर को रखें। तो किसका कन्वर्शन मिलेगा आपको, 3D का। मतलब 1D का कन्वर्शन 2D में करते हैं, 2D का कन्वर्शन 3D में करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, 1D में पार्टिकल्स को लाइन में अरेंज करेंगे, फिर 1D के एक लेयर को ऐसे नंबर ऑफ लेयर्स लेके एक के ऊपर रखेंगे, तो आपको 2D मिलेगा। फिर 2D की ऐसी सेवरल लेयर्स लेंगे, जैसे एक लेयर ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, तो इनको उठा के, जैसे तीसरी भी लेयर में अगर यहाँ पे कंसिडर कर दी, तो एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर, और दूसरी लेयर को तीसरी लेयर के ऊपर, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, 3D बनेगा। जैसे अंडे के ट्रे को याद कर लेना। तो ये हो गया 3D एलिमेंट। तो इसमें हमें कौन से क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, और जब हम इसको 3D में अरेंज करें, मतलब अलॉन्ग द 3 एक्सिस हम उसको अरेंज करते हैं लाइकवाइज। मतलब जैसे उसकी 3 एक्सिस है, ये एक ऊपर एक नीचे और एक अंदर साइड के, मतलब ये ऐसी, तो इसको हम दिखाना तो हमें ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। एक एक्सिस
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाली जो ऊपर पेन मैंने ये जो मैंने पेन रखा है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो पेन है वो जेड एक्सिस। तो इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं जो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके ये आपकी जेड एक्सिस। तो इन 3 एक्सिस के अलॉन्ग में पार्टिकल्स को अरेंज करना। सपोज एक पार्टिकल सेंटर में, एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर के पार्टिकल से इतना इसका डिस्टेंस सपोज ए है वो निकालना पड़ेगा। इस पार्टिकल से वाई एक्सिस में जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे जेड एक्सिस पे जो पार्टिकल है सेंटर से उसका भी डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। मतलब ये हो गया हमारा सी। ठीक है, मतलब हमें ए, बी और सी की एज की लेंथ निकालनी। मतलब जब हम पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे अलॉन्ग द 3 एक्सिस, उसको अरेंज करेंगे, एक्स एक्सिस में भी अरेंज करेंगे, वाई में भी अरेंज करेंगे, जेड में भी अरेंज करेंगे, तो सेंटर का पार्टिकल और एक्सिस में जो पार्टिकल्स है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में मैंने ए डिस्टेंस लिया, वाई एक्सिस में मैंने बी डिस्टेंस लिया पार्टिकल के बीच का, और जेड में मैंने सी डिस्टेंस लिया पार्टिकल के बीच का। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए, और साथ में हमें इन 2 एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो पहला जो एंगल है ए और बीच का जो एंगल है वो कौन सा रहेगा, इट्स अ गैमा। तो हमें गैमा भी चाहिए। उसके बाद बी और सी के बीच का भी एंगल हमें चाहिए, तो वो रहेगा बी और सी के बीच का एंगल रहेगा अल्फ़ा, तो वो भी हमें चाहिए। ठीक है, और ये ए और सी के बीच का एंगल रहेगा बीटा, तो हमें बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है ए और बी के बीच में गैमा, फिर आपको ए और सी पता है, ए और सी के बीच में बीटा कैसे याद रखोगे, क्योंकि बी ए के बाद बी आता है, ए बी सी, तो यहाँ पे ए और ये बीटा को बी समझ लेना है, ए बी सी हो गया। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बी और सी है पर ए तो है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग तो ए से होती है, दोनों के बीच में किसको लिख लेंगे ए, मतलब ये अपना अल्फ़ा के जैसे दिखेगा आपको, इट्स अल्फ़ा, मतलब ए कैसे दिखता है, अल्फ़ा के जैसा। तो आपको याद रखने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 क्राइटेरिया 6 क्राइटेरिया मिल गए। कौन से, ए डिस्टेंस, बी डिस्टेंस, सी डिस्टेंस। ए डिस्टेंस अलॉन्ग द एक्सिस, बी डिस्टेंस अलॉन्ग द जेड एक्सिस, आप वाई एक्सिस भी लिख सकते हो, और सी जो है इट्स अलॉन्ग द जेड एक्सिस। ये हमें डिस्टेंस मिल गया, और जो एक्सिस के बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी हमें काम में पड़ेगा, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ये एंगल भी बन गया। अब हमारे पास देखो 1D में हमें एक क्राइटेरिया लगता था ए, 2D में हमें 2 क्राइटेरिया लगते थे ए, बी और अल्फ़ा, और 3D में हमें टोटल 6 पैरामीटर्स लगते हैं। कितने पैरामीटर्स लगते हैं, 6 पैरामीटर्स। तो एक है ए बी सी, दैट इज़ द एज लेंथ, या फिर 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, या फिर अलॉन्ग द एक्सिस पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, एज वेल एज अल्फ़ा, उस एक्सिस के अलॉन्ग में जो एक्सिस हमने पार्टिकल्स अरेंज किया तो उनके बीच में कितने का एंगल है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे, टोटल 6 पैरामीटर्स से हम 3D अरेंजमेंट स्टडी कर सकते हैं। और इसी 6 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फिर से स्टडी करेंगे। इसके पहले भी हमने यूनिट सेल के टाइप पढ़े थे, प्रिमिटिव, सिंपल। ठीक है, और साथ में आपको मैंने इन जनरल 7 सिस्टम के नाम बताए थे, क्यूबिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, तो वो भी हमें देखना है। और वो जो हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखे, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, या फिर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल सिस्टम, या फिर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो है हमने इस 6 पैरामीटर के बेस पे डिवाइड किया। तो वो कैसे किया वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सिंपल टर्म में इसका एक टेबल बनेगा, तो वो टेबल बना देती हूँ। आपको ऑलरेडी पता है कि टाइप्स ऑफ यूनिट्स कौन से थे। ठीक है, मैंने आपको बताए थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स है, क्योंकि ये बाद में भी आएगा, क्योंकि यूनिट से अब 2 तरीके से हम बोल सकते हैं। यूनिट सेल के टाइप मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, प्रिमिटिव, सिंपल। कि कौन से प्रिमिटिव था, प्रिमिटिव और सिंपल एक ही चीज़ है। प्रिमिटिव सेकेंड जो था दैट इज़ बॉडी सेंटर, थर्ड एंड सेंटर, एंड देन उसके बाद था फेस सेंटर। तो इतने सारे टाइप्स हमने यूनिट सेल के देखे थे। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है दैट इज़ द 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो है, उस 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम में हमें टाइप्स 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हमने कौन से बेसिस पे डिसाइड किया, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, और साथ में एज लेंथ ए, बी और सी, ऐसे हमें टाइप डिस्क्राइब करने हैं। तो उसको हम टेबुलर मैनर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली आपके अभी के बुक में आपको ये जो कंडीशन है अल्फ़ा, बीटा, गैमा और एज लेंथ की कंडीशन आपको दी नहीं है। ठीक है, प्रीवियस बुक में दिया था, तो आपको ये जेईई या मेंस में भी काम में आएगा। तो एक बार आपको बता देती हूँ कि वो टेबल कैसा रहेगा।
और टाइप्स कैसे डिवाइड होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको एक क्राइटेरिया बता देती हूँ, जैसे आपको ये 7 सिस्टम्स याद रखनी। तो 7 सिस्टम में क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इतने सारे टाइप्स। तो आपको याद रखने में तो दिक्कत जाएगी। तो सिंपल तरीका आपको एक स्लोगन बता देती हूँ, मतलब सो एक्चुअली इट्स स्टेटमेंट। जैसे हम चाय की दुकान में गए तो हम बोलेंगे उसको कि चाय तो गरम थी। ये आपको याद रखना है, चाय तो गरम थी। इसमें ये याद रखना है कि जी कुछ नहीं है, क्योंकि इसको हमें काम नहीं है, तो जस्ट अपने इसके लिए उसको कैंसिल कर दिया। चाय तो गरम थी, इसमें से फर्स्ट लेटर जो है हमने चाय लिया है, एक्चुअली इसका स्पेलिंग CHAI लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। चाय तो गरम थी, इसमें से पहले लेटर, पहला जो वर्ड है हमारा, उसमें से हम फर्स्ट लेटर कंसिडर करेंगे C। वैसे ही लास्ट का जो पूरा वर्ड है उसमें से हम फर्स्ट लेटर कंसिडर करेंगे T, और बाकी आपको अंदर के पूरे टर्म लेने जी तो आपको भूल जाना। देखो अब आपका ये यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे आएगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना, तो पहले इसका आपको ये लेटर लेना है C, चाय का C लेना है, हमने C लिया, ठीक है। उसके बाद इस पूरे वर्ड का चाय तो गरम थी, इसमें से चाय में से आपको C लेना है, ठीक है। उसके बाद बाकी वर्ड लेना नहीं है। फिर हमारा ये तो का T, फिर ये कैपिटल वाला O, उसके बाद H, उसके बाद जी तो भूल जाना है, उसके बाद R, उसके बाद M, और लास्ट लेटर का भी आपको फर्स्ट लेना है, दैट इज़ अ T। तो याद रखना फर्स्ट और लास्ट जो वर्ड है चाय और थी में से, इसमें से C और इसमें से T, फर्स्ट वाला लेटर आपको लेना है, बाकी मिडिल वाला TOHRM ये पूरा लेना है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपको टेबल याद रखना ईजी जाएगा। फिर उसके बाद एज वाली कंडीशन रहेगी, और उसके बाद आपको मिलेगी एंगल वाली कंडीशन, और साथ में आपको मिलेंगे फिर इसके सब टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं, मतलब आपको मैंने इसके लिए टाइप्स बताए थे ना, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो अब इसके नाम बता देती हूँ। C स्टैंड फॉर क्यूबिक, क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। T जो है दैट स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल, सॉरी टेट्रागोनल, नॉट टेट्राहेड्रल, इट्स टेट्रागोनल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये एज वाला पॉइंट हम यहाँ पे सरका देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एज वाला हम यहाँ पे ऐसे उसको कर लेंगे, नो कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, पहला C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, उसके बाद O से है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद H से है हेक्सागोनल, उसके बाद R से है रोम्बोहेड्रल, देन उसके बाद M से है मोनोक्लिनिक, T से है ट्राइक्लिनिक। तो आपको ये याद रखना है, C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, H से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहेड्रल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। तो ये सारे टर्म्स हो गए। ये 7 टाइप्स के यूनिट सेल है। इसको हम बोल सकते हैं 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। अगर क्यूबिक शेप का यूनिट सेल रहा तो इट्स अ क्यूबिक क्रिस्टल, टेट्रागोनल यूनिट सेल रहा तो टेट्रागोनल क्रिस्टल। तो लाइकवाइज ये 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है जो हम क्यूब के हिसाब से डिसाइड, मतलब सॉरी यूनिट सेल के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए यूनिट सेल के। जो हमने पहले देखा था प्रिमेटिव, बेस सेंटर, एंड सेंटर, फेस सेंटर, हमने ये देखा था। एक टाइप का यूनिट सेल का टाइप्स, ये भी यूनिट सेल के टाइप से, अब ये भी यूनिट सेल के टाइप से, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये भी क्या है यूनिट सेल के टाइप है, बट दोनों को क्लासीफाई करने का जो अलग बेसिस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। इसको हमने किस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया वो किसके बेसिस पे किया है, हमने 6 पैरामीटर के बेसिस पे क्या उसको क्लासीफाई किया, ABC, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, 3 एज और 3 एंगल, इनके बेसिस पे हमने इन 7 टाइप्स को क्लासीफाई किया है। और पहले हमने पॉइंट्स का अरेंजमेंट कैसे किया है उसके बेसिस पे किया है। अगर पॉइंट कॉर्नर्स पे रहे तो उसको प्रिमेटिव बोलते हैं, बॉडी के अंदर रहा तो बॉडी सेंटर बोलते हैं, अगर फेसेस के सेंटर में पार्टिकल रहा तो फेस सेंटर बोलते हैं, और अगर
फर्स्ट फेस और लास्ट फेस के सेंटर में, तो उसको एंड सेंटर या फिर बेस सेंटर ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्लासिफिकेशन हमने पॉइंट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे किया था। और ये वाला जो क्लासिफिकेशन हमने 6 पैरामीटर के बेस पे किया, 3 एजेस और 3 एंगल बिटवीन द 3 एक्सिस, क्योंकि हमारे हमारे पार्टिकल्स कैसे अरेंज है 3 डायमेंशनली, मतलब अलॉन्ग द 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसलिए हमने एज भी 3 एक्सिस के अलॉन्ग वाली ली और एंगल भी एक्सिस के बीच के ही हमने कंसिडर किया। तो इस 6 पैरामीटर के बेस पे हमने उसके 7 टाइप्स बनाए हैं। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं। तो एज की लेंथ क्या है, फटाफट देख लेते हैं इसको। अब एज की कंडीशन हमें ध्यान रखना बहुत ईजी है। अगर हमें क्यूबिक स्ट्रक्चर में एज देखना है तो आपको पता है कि हमें तीनों एज के बीच का जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो कि क्यूब जो है वो मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, उसकी सारी एजेस सेम होती है। तो इसलिए इसमें तीनों जो साइड से या फिर तीनों जो एज है वो सेम रहेगी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रहेगा। उसके बाद ट्राइगोनल अगर देखना, टेट्रागोनल अगर देखना है तो याद रखने के लिए 2 तो सेम रहेगी, थर्ड वाली नॉट सेम, इसको कट करना है आपको। फिर इसके बाद देखो, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट में तीनों को सिमेट्रिकल होने की वजह से तीनों को इक्वल दिखा दिया, फिर बाद वाले कंडीशन में एक को कट कर दिया। अब नेक्स्ट वाले कंडीशन में तीनों को भी कट कर देंगे, मतलब इसको कट किया, अब दोनों को भी कट कर देंगे। पहले इसमें तीनों इक्वल है, फिर एक को कट किया और बाद के इसमें दोनों को कट कर दिया, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। इसके बाद इसमें क्या करना है, हमें इस कंडीशन को थोड़ा ढक के रख देंगे, हाइड कर देंगे और ऊपर से नीचे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब पीछे से जाएंगे। तो हम पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। अब देखो क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, मतलब अगेन ए इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, फिर ऊपर वाले को लिखेंगे, मतलब रिपीट करना, उल्टा रिपीट करना है हमें इसको। फिर ये आएगा ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, फिर से हमारी ये वाली कंडीशन हमें लिखनी है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और यही हमें फिर से रिपीट करना है क्योंकि ट्राइक्लिक में तो सब नॉट इक्वल ही होता है, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल होने से तीनों जो है वो तीनों इक्वल ही लेंथ के रहेंगे एजेस, क्योंकि क्यूबिक शेप का जो यूनिट होता है वो मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। फिर इसके बाद एक को कट करेंगे, फिर तीनों को कट करेंगे, फिर हमें रिवर्स जाना है। रिवर्स मतलब ये कंडीशन को थोड़ा हाइड करके देखेंगे, तो इस उल्टा लिखना मतलब पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। तो हमने वो लिख लिया, पहले हमने इसको लिख लिया एज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, फिर एज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिख लिया, और उसके बाद फिर से ये वाली कंडीशन रिपीट, और ये 2 बार रिपीट लिखना है, बस खत्म। ये हो गया हमारा एज का। अब हमें एंगल का देखना है। तो एंगल का तो बहुत ईजी है। पहले इसमें तीनों जो है क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इनके सभी एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के ही रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी सेम कंडीशन, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हेक्सागोनल में थोड़ा चेंज है, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हेक्सागोनल के कंडीशन में अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 रहेगा, बट गामा जो रहेगा वो 120 डिग्री 120 डिग्री का रहेगा। तो ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ऑर्थोरोम्बिक जो है उसमें आपको क्या याद रखना है, ऑर्थोरोम्बिक जो होता है उसमें अल्फ़ा इज इक्वल टू, जो ऑर्थोरोम्बिक रहेगा तो उसमें आपको याद रखना है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, क्योंकि तीनों लेंथ तो इक्वल है, तो ये तीनों एंगल भी इक्वल है, बट तीनों एंगल 90 के नहीं रहेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी से, वैसे तीनों एंगल भी इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज, मतलब जितना अल्फा है उतना ही बीटा उतना ही क्या रहेगा, बट 90 के इक्वल नहीं रहेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट मोनोक्लिक में याद रखना पड़ेगा कि अल्फ़ा और गामा ये जो दोनों है वो 90 डिग्री के रहेंगे, बट बीटा जो है वो 90 का नहीं रहेगा, इज़ नॉट इक्वल टू 90, मतलब अदर देन 90 कोई भी चलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ये 2 कंडीशन याद रखना पड़ेगा। ये सिंपल, इसमें तीनों लेंथ इक्वल है, वैसे तीनों एंगल भी इक्वल है, बट 90 के इक्वल नहीं रहेंगे, मतलब कुछ जैसे इसका 120, इसका भी 120, इसका 120, बट 90 तो 100% नहीं रहेंगे। और यहाँ पे आपको याद रखना, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको कि इसमें अल्फ़ा गामा 90 है, बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90। और ट्रैक नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तीनों एजेस इक्वल नहीं है, वैसे तीनों एंगल भी
जो है वो इक्वल नहीं रहेंगे, इवन वो 90 के भी इक्वल नहीं रहेंगे। तीनों तो इक्वल नहीं है, अल्फ़ा अलग रहेगा, बीटा अलग और गैमा, और 90 तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, 90 के भी इक्वल नहीं रहेंगे। तो ये हमारा हो गया एंगल का पैरामीटर, ठीक है। एंड लास्ट आपको टाइप्स बता देती हूँ इसके। देखो टाइप्स ऑफ इसके सब टाइप्स, जैसे आपको चाय मंगवानी है, तो जैसे आपने कहा था चाय, आपने चाय मंगवाई तो चाय वाले का नंबर आपको रखना पड़ेगा। तो चाय वाले का नंबर हम लिख लेते 324121, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल हो गया 14। ओके ओके, वैसे भी हमारे पास कितने लैटाइस है, 14 ब्रेविस लैटाइस है। मतलब हम पार्टिकल्स का पॉइंट का अरेंजमेंट स्पेस में 14 टाइप से कर सकते हैं। 14 को हमने 7 इसमें क्लासीफाई किया है, मतलब डिवीजन उसका 7 इसमें किया था हमने। ये जो 7 सिस्टम है ये इसी के है, बट इनका सब टाइप्स मिला के 14 ब्रेविस लैटाइस बनते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको लर्न करना है 324121, ये चाय वाले का नंबर है। और चाय 10 की चाय रहेगी तो वो 14 में बेचेगा, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस तो लेगा, क्योंकि आप उसको कॉन्टैक्ट करके बुला रहे हो। वो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है 324121। अब इसके अकॉर्डिंग फिर आपको इसके टाइप्स याद रखने। आपको मैंने 4 टाइप्स इसके पहले बताए थे, आपको याद होगा कौन से बताए थे। एक प्रिमेटिव, जिसके लिए हम पी लिखेंगे। उसके बाद बताया था बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, या फिर उसको बोलते हैं हम और में बेस सेंटर। ओके, तो हम एंड सेंटर लिख लेंगे यहाँ पे। आप याद रखना कि बुक में हम इसके लिए बेस सेंटर, ये वर्ड सॉरी आपको बेस सेंटर दिया। प्रीमेटिव टाइप, 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रीमेटिव, बेस सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, और बुक में आपको क्या दिया इसकी जगह पे बेस सेंटर दिया। तो याद रखना कि एंड सेंटर और बेस सेंटर सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब 3 टाइप्स है, तो सब में एक सिंपल टाइप तो रहता ही है, सबके कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स तो रहते ही है। तो इसके लिए सभी इसमें प्रीमेटिव टाइप का यूनिट सेल तो 100% प्रेजेंट रहेगा, तो वो जाएगा ही नहीं कहीं। तो हर एक टाइप के यूनिट सेल में सिंपल मतलब प्रीमेटिव टाइप का यूनिट सेल रहेगा। अब प्रीमेटिव का आपको बताया था मैंने, ठीक है, कि सबके कॉर्नर्स पे पार्टिकल रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है, मतलब सिंपल के साथ साथ एक बॉडी सेंटर रहेगा और एक रहेगा फेस सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे एक प्रीमेटिव रहेगा तो बी अल्फ़ाबेट पहले आता है, तो पहले इसके बाद आएगा बेस सेंटर। फिर यहाँ पे देखो 4 है, मतलब यहाँ पे प्रीमेटिव आएगा, बेस सेंटर भी आएगा, फेस सेंटर भी आएगा और एंड सेंटर भी आएगा। एंड सेंटर इज नथिंग बट द बेस सेंटर आपके बुक के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे प्रीमेटिव 1 ही है, यहाँ पे प्रीमेटिव, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे प्रीमेटिव, यहाँ पे 2 है। 2 मतलब एक प्रीमेटिव रहेगा और एक क्या रहेगा वो हमें डिसाइड करना। तो हमने इसके पहले बी लिखा है, क्योंकि अल्फ़ाबेट बी पहले आता है, तो इसके बाद हम ई लिखेंगे, दैट इज़ एंड सेंटर, एंड लास्ट में प्रीमेटिव। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। यहाँ पे भी जहाँ यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और 2 में मतलब यहाँ पे एक बेस सेंटर आएगा, तो यहाँ पे एक एंड सेंटर। तो यहाँ पे हमारा 7 टाइप्स ऑफ यूनिट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।